आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा, यदि ऐसा होता तो क्या होता। जैसे, यदि भारत पे अंग्रेजों ने कभी शासन ही ना किया होता तो आज भारत कैसा होता। या फिर यदि हमने दोस्ती का हाथ चीन की तरफ ना बढ़ाया होता तो क्या होता। एक ऐसा ही सवाल मेरे मन में भी आया है। यदि भारत, जिसको विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश के रूप में जाना जाता है, वहां पर लोकतंत्र ही ना होता तो क्या होता। यदि भारत में भी चीन और रूस की तरह साम्यवाद होता तो आज भारत किस स्थिति में होता। क्या साम्यवाद भारत की समस्याएं जैसे कि भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, गरीबी, अमीरी और गरीबी के बीच का बढ़ता हुआ अंतर, इनको सॉल्व कर पाता। आइए आज की वीडियो में इस बात का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेमोक्रेसी क्या होता है, इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि चीन के अंदर साम्यवाद क्या कुछ लेकर आया है और चीन ने अपनी समस्याओं पर साम्यवाद का सहारा लेकर कैसे विजय पाई है। अंत में मैं आपको अपने पर्सनल विचार बताऊंगी और ओपन एंडेड वीडियो रखने वाली हूं ताकि आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, ये दरअसल एक ऐसा शब्द है जिसके अनुसार अपने आप ही मीनिंग निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर शासन किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी जी की कोट यहाँ पर दी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि दरअसल मैं डेमोक्रेसी को एक ऐसे सिस्टम के रूप में समझता हूँ जहाँ पर स्ट्रॉन्ग के बराबर ही किसी वीक को भी अधिकार मिलता है। देखिए, डेमोक्रेसी की अगर फंडामेंटल की बात करें तो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है समान वोट, यानी कि हर मत का एक मूल्य। और हर एक व्यक्ति जो एलिजिबल है, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसका सेक्स कुछ भी हो, या फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर एक फार्मर हो, उनको जो है वोट वोट करने का अधिकार मिलता है। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें समझ में आता है कि इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम जहाँ पे दरअसल लोगों के द्वारा अपने ऊपर कैसे शासन करना है, इसको लेकर एक सिस्टम, एक जो है तंत्र डेवलप किया गया है। डेमोस, डेमोक्रेसी का पहला शब्द, दरअसल ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ये एक ग्रीक वर्ड है जो दरअसल ये दिखाता है कि ग्रीक वर्ड का मतलब होता है इस डेमोज में कॉमन पीपल, यानी कि जो मैंगो पीपल, सामान्य लोग होते हैं। ये जो सामान्य लोग हैं, जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है, इनके पास ये पावर होती है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकें। और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि यहाँ पर हम एक राजा से बंद नहीं गए हैं। अगर हमने अपने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो बेहतर काम नहीं करते हैं तो हमारे पास उनको बदलने की पावर भी रहते हैं। स्क्रीन पर आप एक स्कैन कोड देख पा रहे होंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं जो भी पीपीटी आपको पढ़ाती हूँ वो पीपीटी मेरे द्वारा यहाँ पे शेयर कर दी जाती है। और आज का वीडियो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इसकी पीपीटी में शेयर कर दूंगी। इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी चल रही है एंड ऑफ द जनवरी सेल, जिसमें आपको 55% डिस्काउंट प्लस 25% डिस्काउंट मिलता है। और यहाँ पे आपको वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा मिलती है। और अगर आप अपना फैकल्टी कोड यूज करते हैं, डेट इज प्राची, PRACHI, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी भी दरअसल दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उनका जो लीडर होता है वो दरअसल हेड ऑफ स्टेट होता है। क्या हमने कभी प्रधानमंत्री के पद के लिए वोट दी है? नहीं, हमने एमपीज के लिए वोट दिए। लेकिन अमेरिका में देखा जाए तो वहां पे प्रेसिडेंट के लिए वोट होती है। यही फर्क है। लेकिन डेमोक्रेसी दरअसल चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, कुछ बेनिफिट्स के साथ आती है। जैसे यहाँ पे इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसके अलावा आपके लीडर्स को इलेक्ट करने का आपके पास अधिकार है। तो आप मोनोपोली की अथॉरिटी को अवॉइड करते हैं, यानी कि कोई आप पर आकर शासन वैसे नहीं कर सकता कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। उसको साबित करना होगा कि वो आप पर शासन करने के लायक है। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहता है। जैसे भारत में जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेचर है। ये तीनों ही अपने अपने एरिया में काम करते हैं और दूसरे जो ऑर्गन है उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। इसके अलावा जिन लीडर्स को आपने चुना है, क्योंकि वो आपके प्रति उत्तरदायी हैं और कल को उन्हें फिर से वोट लेना है, तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं।
दरअसल डेमोक्रेसी की वजह से लोगों के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी आ जाती है। भारत के हर एक गांव नुक्कड़ पर राजनीति पर जिस हिसाब से चर्चा होती है, तो हर एक व्यक्ति ये तो जानता ही है कि भारत के अंदर दरअसल किस तरह का एक पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि जो लोग फिलहाल आप पर शासन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनको बदलना होगा, तो बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी क्रांति के, बिना किसी का खून बहाए, सिर्फ अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल करके आप उनको जो है बदल भी सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए, डेमोक्रेसी दरअसल तभी खूबसूरत है जब फुल डेमोक्रेसी हो, यानी कि उस लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो। लेकिन विश्व में ऐसा नहीं है। विश्व के लगभग हर देश में आज माना जाता है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन फुल डेमोक्रेसी है या नहीं, इस पर थोड़ा देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसी भी डेमोक्रेसी है उसके अनुसार उसको कैटेगराइज किया था। जो डार्क ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे फुल डेमोक्रेसी है। जो लाइट ग्रीन है, दरअसल वहां पर डेमोक्रेसी फ्लॉड है, यानी कि उसमें कुछ कमियां हैं, और भारत भी उन्हीं में से एक देश के रूप में जो है सामने आ पाता है। दिस इज आवर टेरिटरी, राइट। ये दरअसल जो वेस्टर्न जितनी भी संस्थाएं हैं, इनके द्वारा मैप सही नहीं दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि डेमोक्रेसी को लेकर क्या चीजें ऐसी है जो उसके अंदर कमी दिखाती हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो वोट दी जा रही है वो उस पर्सन की एलिजिबिलिटी को देख के दी जा रही है। कई बार धार्मिक, जाति, पहचान जो है ज्यादा प्रभावी हो जाती है। इसके अलावा क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जिस पार्टी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाएंगे वही सरकार बनाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम होता है, यानी कि यदि किसी को बाकी सब से सिर्फ एक वोट भी ज्यादा मिल गया तो वो सरकार बना सकता है। किसी को सिर्फ 30% मत भी अगर मिले हैं और बाकी को 30 नहीं मिले हैं, तो 30% मत प्राप्त करने वाला भी सरकार बना सकता है। क्या वो मेजोरिटी के मत को रिफ्लेक्ट करता है? जी नहीं। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम की वजह से उसने सरकार बनाई है। इसके अलावा किसी भी लॉ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है तो टाइम लगता है। खासकर भारत जैसे देश में यदि गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो किसी एक नीति पर उनका सहमत होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरा, प्रोमिसेस तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक बार वोट मिलने के बाद कितने प्रोमिसेस पूरे होते हैं ये आप और मैं दोनों जानते हैं। पर यहाँ पर देखिए, जो डेमोक्रेसी है वो दरअसल कैंडिडेट को करप्शन करने का एक मौका दे देती है, क्योंकि आपको बस वोट चाहिए और नोट के बदले वोट का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो जाता है। बिना काम किए सिर्फ आप जो है पैसे देकर यदि मत खरीद सकते हैं तो भी आप सरकार बना सकते हैं। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो भारत में भी है, और भारत में इसीलिए पॉलिसी पैरालिसिस, अमीरी गरीबी के बीच की बढ़ती हुई खाई, और जो कैपिटलिज्म की वजह से भारत के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की मोनोपोलीज हो गई है, या फिर आप देखेंगे कि भारत की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो हमें एक सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र के बजाय चीन के जैसे साम्यवाद होना चाहिए था, क्योंकि चीन ने इन समस्याओं पर जो है पार पाया है। अगर भारत के अंदर हम दरअसल साम्यवाद के इतिहास के बारे में बात करें, तो उससे पहले साम्यवाद होता क्या है इसको समझना होगा। दरअसल साम्यवाद का जो ये एक आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट जो ये एक आइडियोलॉजी है, ये डेवलप की थी कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंजल्स ने। ये कैपिटलिस्ट की अपोजिट है, यानी कि पूंजीवाद। पूंजीवाद ये कहता है कि दरअसल जिसके पास जितनी क्षमता है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करे। मार्केट फ्री है, यदि कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो लगा ले, और यदि कोई मजदूर ही बनकर रह गया तो रह जाए, सरकार इसमें दखल नहीं देगी, राइट। यहाँ पे जो प्रोडक्शन के मीन्स होते हैं, यानी कि जो राज्य के संसाधन हैं, जो बड़ी बड़े आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, वो प्राइवेट ओनरशिप में रहते हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया जाता है। लेकिन जो साम्यवाद है वो उसकी विपरीत विचारधारा है, वो लिबरल डेमोक्रेसी के अपोजिट जाके बात करता है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं, उन पर सरकार का अधिकार रहता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट या तो होता ही नहीं, या फिर उस पर क्रब जो है लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक क्लासलेस सिस्टम की बात की जाती है, यानी कि कोई छोटा बड़ा, कोई जो है बड़ा उद्योगपति या फिर कोई लेबर क्लास से नहीं होगा। हैव्स और हैव्स नॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बात की गई थी। एक दिन ऐसा आएगा जो मजदूर हैं वो खड़े होंगे, खूनी क्रांति करेंगे, और फिर वो एक क्लासलेस सोसाइटी को डेवलप कर देंगे, क्योंकि जो ऊपर के ऊपर बैठे हुए हैव्स वाले लोग थे उनको वो खत्म कर देंगे। मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि एक खूनी क्रांति विश्व में होकर रहेगी।
बिल्कुल वैसा तो नहीं हुआ जैसे मार्क्स ने कहा था, लेकिन दुनिया का इतिहास बताता है कि मार्क्स गलत भी नहीं थे। यदि हम चीन की बात करें तो चीन में एक बहुत बिटर सिविल वॉर के बाद ही जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की, उसकी स्थापना हुई थी। तो बात करते हैं कि कम्युनिज्म, कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद, ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी है, राइट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रोडक्शन के मीन्स पर सरकार का अधिकार रहता है और सब लोगों को इक्वल माना जाता है, राइट। तो ये दरअसल हमने भी जो पढ़ा उसके अपोजिट एक विचारधारा है और चीन में दरअसल अभी तक यही है। तो आगे बात करते हैं कि भारत के अंदर साम्यवाद की एक यात्रा। यहाँ पे एम एन रॉय को देख पा रहे हैं और वो देखिए यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन के साथ जो है खड़े हुए। एम एन रॉय भारत में साम्यवाद की विचारधारा के बेहद बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं। विश्व युद्ध पहला जब आया था उस समय से भारत में साम्यवाद की विचारधारा के समर्थक बनने शुरू हो गए थे और विश्व युद्ध दो तक आते आते की स्ट्रॉन्ग लहर साम्यवाद की भारत में दिखने लगी थी। यहाँ तक कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में रशिया और ब्रिटेन एक हो गए और ब्रिटेन से हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो साम्यवादियों ने भारत का साथ ना देते हुए अपनी साम्यवादी विचारधारा का साथ दिया था और स्वतंत्रता संग्राम का भी उन्होंने जो है विरोध किया था, जिसको लेकर आज तक रिग्रेट होता है कुछ लोगों को कि कम से कम उस वक्त में जो है भारत के लिए अपनी जो स्वतंत्रता थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ना कि एक विचारधारा। खैर, इसके बाद अगर बात करें तो भारत के अंदर दो मेजर आंदोलन देखने को मिलते हैं साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित। एक साम्यवाद का आंदोलन देखने को मिला था, तेभागा आंदोलन, और एक तेलंगाना के अंदर जो है आर्म्ड रिवोल्ट हुआ था। यहाँ पे जो फोटो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो आर्म्ड स्क्वाड है, तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल के टाइम पे 1946 से 1951 तक ये आंदोलन चला था, वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बात करें तो भारत में सबसे पहली सरकार बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की, जो कि इलेक्टेड थी। और ये आप देखिए 57 के अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पे 30 सालों तक जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही थी। काफी लंबे समय तक चलने वाली ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 में एक मॉक फ्यूनल जो है की जा रही है, जो स्टेट ऑफ राजस्थान थी उसके खिलाफ, है ना। और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो भारत साम्यवाद से अछूता तो नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन जिस तरह केरल में, पश्चिम बंगाल में साम्यवाद की एक स्ट्रॉन्ग लहर देखने को मिली, वैसा पूरे भारत में नहीं हो पाया। आखिर भारत साम्यवाद को क्यों नहीं अपना पाया, जबकि जमींदारी प्रथा के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस भारत के अंदर थे। जो किसान थे वो हैव्स नॉट थे और जो लैंड होल्डर्स थे वो हैव्स थे। तो इन हैव्स और हैव्स नॉट में एक जो है क्रांति तो होनी ही थी, जैसा मार्क्स का कॉन्सेप्ट था। लेकिन भारत में क्यों नहीं हो पाया, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंत में। यहाँ तक हमने भारत के अंदर विचारधारा को समझा। अब थोड़ा सा चलते हैं अपने पड़ोसी देश की तरफ। चीन में 2021 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको 100 साल पूरे हो गए थे। सामने स्क्रीन पर आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं। तो देखिए 1921 में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, तो रशिया के अंदर जो है कम्युनिज्म को लेकर जो लोग प्रभावित थे वो पावर में आए थे। उसमें से एक बहुत करिज्मेटिक लीडर थे व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद जो स्टालिन आए थे वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चले थे। उस टाइम पर पूरी ही दुनिया में मार्क्सिज्म का प्रभाव पड़ रहा था। यूएसएसआर जो है स्ट्रॉन्ग एक आप कह सकते हैं एंटिटी थी। इसी टाइम पे चीन में भी जो है मार्क्सिज्म का असर देखा गया। इसके बाद एक बिटर सिविल वॉर हुआ और जो कम्युनिस्ट थे वो फाइनली वहां की जो नेशनल पार्टी थी उससे जीत गए थे। सबसे पहला काम जो कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, दरअसल वो अपनी तानाशाही को उन्होंने दिखाते हुए जो तिब्बत था उसको टेक ओवर कर लिया, जिसको विश्व की छत कहा जाता था। ब्रिटेन ने दरअसल तिब्बत भारत और चीन के बीच में एक बफर के रूप में रखा था और चीन ने उसको टेक ओवर फाइनली कर लिया। इसके बाद अगर भारत और चीन के संबंधों की बात करें कम्युनिस्ट पार्टी के पावर में आने के बाद, तो 1962 का वॉर कोई भी नहीं भूल सकता है। वेल ऑक्यूपाइड जो चाइनीज ट्रूप थी उसने भारत के ऊपर हमला किया था और भारत जो कि पुअरली ऑक्यूपाइड था, क्योंकि हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे और तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। और माउंटेन वॉर की तो हमें बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी और हमें जो है एक ह्यूमिलेशन फेस वहां पे करने को मिला। लद्दाख का बहुत सारा एरिया चीन के द्वारा कैप्चर कर लिया था और उस वक्त नेहरू जी ये मानने से इनकार ही करते थे। और जब मानना भी पड़ा तो उन्होंने कहा कि वो जमीन किसी काम की नहीं थी, वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। और आज वो नीतियां हमें कितना परेशान कर रही है ये हम सब जानते हैं।
इसके बाद देखिए चीन में ये बहुत समझ में आ गया था पहले कि जो अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये देश को आगे बढ़ने से रोकेगी और इसके लिए हेल्थ अच्छा करना पड़ेगा, सिस्टम एजुकेशन अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन साथ में चीन लेकर आया वन चाइना पॉलिसी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी सिंगल पार्टी सिस्टम पे काम करती है, लगभग तानाशाही की तरह। और वहाँ पे नीतियों को बाकायदा थोपा जाता है सिटीजन्स पे। वन चाइल्ड पॉलिसी का चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म हुआ हो वर्ल्ड के लेवल पर, लेकिन चाइना आज अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया है। 1980 की बात करें तो भारत और चीन लगभग समान स्तर पे शुरुआत जो है उन्होंने की थी, लेकिन आज चाइनीज इकोनॉमी हमसे बहुत आगे है और ये जो गैप है अभी तो बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए कितना भी आपको लगे कि साम्यवाद के जरिए तिब्बत उन्होंने हथिया लिया, हम पर हमला किया, लद्दाख की जमीन उन्होंने हथिया ली, अपनी पॉपुलेशन को उन्होंने ठीक किया, और भी बहुत सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइनीज लोगों को वैसी फ्रीडम प्राप्त नहीं है जैसी भारत में, जैसे आज मैं आपके सामने खुलकर अपने विचार रख पा रही हूँ। देखिए एक बार विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का कोई बहुत अच्छा फॉर्म नहीं है, दिस इज अ वर्स्ट फॉर्म, लेकिन बाकी जितने भी हमने अब तक ट्राई किए हैं ये उनसे बेहतर है। तो हम डेमोक्रेसी से अच्छा अभी कुछ नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन ये वेल रन होनी चाहिए। जैसा हमने शुरू में देखा, कहीं पर फुल डेमोक्रेसी है तो कहीं पर फ्लॉड डेमोक्रेसी है। अब देखते हैं चीन के अंदर साम्यवाद क्या लेकर आया, इसके क्या दावे किए जाते हैं, थोड़ा इवैल्यूएशन करते हैं कितनी सच्चाई है। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो है, जो सीसीपी है, चाइनीज कम्युनिस्ट जो पार्टी है, वो ये दावा करती है कि हम जो है एक सॉवरेन कंट्री लेकर आए, हमने चीन को सॉवरेन बनाया। जबकि हकीकत ये है कि जो नेशनलिस्ट थे, जो पहले की पार्टी थी, उनके दौरान ही चीन एक संप्रभु देश बन चुका था। तो ये दावा खोखला है। चीन पहले ही आजाद हो चुका था, नेशनलिस्ट पार्टी ने एक सॉवरेन जो है चीन ही सीसीपी के हाथों एक हिंसक सिविल वॉर में जो है सौंपा था। इसके बाद इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी को लेके दावा किया जाता है। देखिए इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी चीन में आई, लेकिन किस कीमत पर आई, वो टाइम कोई नहीं भूल सकता है जब एक ग्रेट लीप जो है लाया गया था और 45 लाख से ज्यादा लोग जो है अकाल से मर गए थे, जो कि गलत नीतियों का नतीजा था। नेशनलिस्ट पार्टी के टाइम पे जो चाइनीज सिटीजन्स थे वो बहुत सारे राइट्स एंजॉय करते थे, लेकिन सीसीपी ने उन सारे अधिकारों को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म किया गया, जो एंटायर क्लास थी अर्बन कैपिटलिस्ट की या फिर जो रूरल लैंडलॉर्ड्स थे उनको खत्म कर दिया गया। और 3 दशक बर्बाद हुए इन पॉलिसीज के हिट एंड ट्रायल में। फाइनली जब तक 1980 में चीन एक सेमी मार्केट के रूप में सामने आया और बाद में एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड ये है बन गया। फिर सीसीपी के द्वारा दावा किया जाता है कि हमने पॉवर्टी को खत्म करने पे काफी काम किया था। तो बात भी ठीक है, लेकिन क्या कोई भूल सकता है कि आज जो आपने 100 ऑफ मिलियंस चाइनीज को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, उससे पहले आपने करीब 45 मिलियन, मैंने तो लाख कहा था, माफ कीजिएगा, दिस इज 45 मिलियन है। जब आपने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया था तब वो मारे गए थे। चाइनीज हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैन मेड एक जो है ये अकाल था, राइट। और आज भी ना जाने कितने मिलियंस ऑफ चाइनीज गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो आपका जो ये दावा है ये कितना सच है, ये दरअसल दिखाई देता है। इसके अलावा सीसीपी क्लेम करती है कि हम पीपल्स की डेमोक्रेसी लेके आए, यानी कि लोगों के लिए हम लोकतंत्र लेके आए, और जो शत्रु हैं दरअसल उनके लिए हम क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट लेकर आए। कोई अब चीन की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता है। लेकिन हकीकत क्या है, चीन एक टोटलिटेरियन स्टेट है, वन पार्टी है, वन लीडर पिछले 3 बार से लगातार आ रहे हैं। अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई आवाज नहीं उठा सकता, सोशल मीडिया पर आवाज नहीं उठा जा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक इल्यूजन है चाइना के अंदर। तो कौन सी डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं हमें नहीं पता है। इसके बाद देखिए उन्होंने कहा जो कम्युनिज्म है ना, वो हम जो लेकर आए तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक समाजवाद आया, एक सोशलिज्म आया, ग्रेट इक्वालिटी आई। लेकिन चीन के अंदर अमीरी गरीबी का भेदभाव काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो चीन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था 5 बेड कैटेगरीज करके। इसमें क्या हुआ था, 1950 के दशक से लेके 1970 के दशक तक मिलियंस ऑफ लोगों को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया था। जैसे कौन लोग लैंडलॉर्ड हैं, कुछ कौन रिच फार्मर हैं, कुछ जो काउंटर रिवोल्यूशनरीज हैं, जो भी आवाज उठाएगा उसको काउंटर रिवोल्यूशनरीज बोल दीजिए। बेड एलिमेंट कौन है कंट्री के अंदर, राइटिस्ट ग्रुप कौन है। और इन लोगों को प्रॉपरली ह्यूमिलिएट किया जाता था,
इनको लेबर करा के री एजुकेशन कराया गया, मारा जाता था, कुछ लोगों को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनके जो बच्चे थे उनसे एजुकेशन का अधिकार छीना गया और उनसे स्टेट एम्प्लॉयमेंट के अधिकार भी छीने गए। ये तो 1950 से 1970 का दशक था। आज अगर बात करें तो उइगर मुस्लिम्स के हालातों को पूरा जो है पूरा संसार जानता है, राइट। तो जो सोशलिज्म और ग्रेट इक्वालिटी की आप बात करते हो, ये कहाँ है, राइट। यहाँ पे दरअसल एक ऑटोक्रेट चल रहा है, एक तानाशाह पार्टी के द्वारा पूरा देश जो है चल रहा है। जीरो कोविड पॉलिसीज हो या फिर उसके बाद अभी जो कोविड के हालात चल रहे हैं, चीन के अंदर जो हालात है देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत देखिए, सबसे पहली बात तो एक विविधता वाला देश है, राइट। हमारे यहाँ भौगोलिक विविधता है, भाषीय विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, हमारी हिस्ट्री के अंदर भी विविधता है। एक ऐसे देश को संभालने के लिए एक टोटलिटेरियन स्टेट कभी भी कामयाब शायद नहीं हो पाता, राइट। और ऐसा नहीं है कि हमने पूंजीवाद को अपनाया, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेके चले, भारत समाजवाद लेके चला, हमने साम्यवाद जो कि एक एक्सट्रीम फॉर्म है उसको ना अपना के समाजवाद अपनाया, हमने समाज को ज्यादा सामने रखा। और आज भारत जो संभला हुआ है उसी सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से संभला हुआ है। पॉपुलेशन हमारे यहाँ भी ज्यादा है, हमने ग्रेजुअली इसको कंट्रोल किया है, आज हमारे यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। बट चीन की तरह हमने कोहर्सिव जो मेजर्स है वो नहीं अपनाए। अर्थव्यवस्था हमारी भी बेटर परफॉर्म कर रही है, अभी भी बहुत सारी समस्याओं पे काम करना बाकी है, लेकिन कम से कम लोग अपनी आवाज उठा पाते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन भारत में है, राइट टू एजुकेशन भारत में है, इसके अलावा राइट टू लाइफ के तहत कोर्ट ने हमें इतने अधिकार दिए हैं जो सामान्यतः कहीं नहीं मिलते हैं। तो अगर मैं एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि जो साम्यवाद जिसको लेके दावा किया जाता है कि चीन आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, यदि वैसा भारत में आता तो क्या होता? आपको अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स चाहिए थे, आप जीडीपी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री होना चाहते थे, या आपको जो अधिकार मिले हुए हैं आप उन अधिकारों को चाहते थे? ये डिपेंड कर सकता है, कुछ लोगों को शायद अधिकार ज्यादा अच्छे लगे और कुछ लोग शायद जो जीडीपी की ग्रोथ है उसको ज़्यादा फेवर करे। तो ये आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे इसके और भी सेशंस आते हैं, जैसे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो है, मेरा एक सेशन आता है, लाइव क्लास होती है सुबह 7:30 बजे। वीकली करंट अफेयर आता है जिसमें एवरी सैटरडे रात को 8:30 बजे मैं 2 घंटे की क्लास लेती हूँ। इसके अलावा मेरी जो है मास्टर क्लास होती है पेड सुपर कोचिंग में करंट अफेयर्स की, जिसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करंट अफेयर को पढ़ाती हूँ, उसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर कोचिंग मैंने आपको बताया था आपकी जो है पढ़ाई के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा।